गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हमारा एसी सर्किट्स का पूरा थ्योरी जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। एक छोटा सा पार्ट बाकी है और वो जो पार्ट है दैट इज ऑफ चोक कॉइल। ओके, अब एग्जैक्टली चोक कॉइल है क्या? ओके, तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं। चोक कॉइल इज बेसिकली अ प्योर इंडक्टर कॉइल। ओके, अब ये इस तरह से हम लोग बोलेंगे जो इंडक्टर कॉइल है तो बनाई कैसे है, तो हम लोग बोलते हैं कि n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर है। ओके, n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर है और उसके बीच में हम लोग क्या बोलते हैं, देयर इज अ सॉफ्ट आयरन कोर। देयर इज अ सॉफ्ट आयरन कोर और इस तरह से हम लोग ये प्योर इंडक्टर कॉइल बनाते हैं। ठीक है, अब प्योर इंडक्टर कॉइल का एग्जैक्टली इसका डिस्क्रिप्शन कैसा है वो हम लोग टेक्स्ट बुक में से भी रीड कर लेंगे, बट पहले हमें यह समझना है कि इसके प्रॉपर्टीज क्या है। प्योर इंडक्टर कॉइल की प्रॉपर्टी यह है कि इसका जो रेजिस्टेंस है यानी जो रेजिस्टिव कंपोनेंट है वो निग्लिजिबल है। हम लोग बोलते हैं कोई भी एसी सर्किट में ओके रेजिस्टेंस रहता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस रहता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस रहता है। तो यहां पे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस रहेगा ही नहीं क्योंकि वो कैपेसिटर द्वारा क्या है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट है। ओके, यस, हम लोग बोलेंगे इसका रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा, इट विल बी जीरो। तो हमेशा ध्यान में रखो प्योर इंडक्टर कॉइल का रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज जीरो। सेकंड, हम लोग बोलते हैं इसका इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस इज वेरी हाई। यहां तक क्लियर है? ओके, तो अगर सेल्फ इंडक्टेंस बहुत हाई है हम लोग बोलते हैं जो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस रहता है, देखो हम लोगों ने ये सीखा हुआ है एसी में तीन टाइप के अपोजिशन रहते हैं टू द फ्लो ऑफ करंट। पहला अपोजिशन जो है वो है रेजिस्टेंस, दूसरा वाला जो है वो है इंडक्टिव रिएक्टेंस, तीसरा वाला जो है वो हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और ये तीनों मिला के हम लोग बोलते हैं जो हमें इक्वेशन मिलता है दैट इज ऑफ टोटल अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ एसी करंट विच इज कॉल्ड एज इंपीडेंस। इंपीडेंस का इक्वेशन भी हम लोगों ने देखा है, इट इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी द होल स्क्वायर। ओके, ये आपको फॉर्मूला भी याद है। ओके, आई होप इतने बार हम लोगों ने डेरिवेशन में भी यूज किया हुआ है। ओके, तो ये हम लोग बोलते हैं दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंपीडेंस। ओके, एनीवे विल कम बैक टू द चोक कॉइल। ओके, चोक कॉइल में जो सेल्फ इंडक्टेंस है इट इज वेरी हाई, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं जो एक्सएल है विच इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल और विच इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल, इट इज ऑल्सो वॉट इज वेरी हाई। और एक बात ध्यान में रखो, अगर मैं बोलता हूं डीसी करंट रहेगा तो डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जीरो। तो वहां पे हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या रहेगा, जीरो। यानी जो इंडक्टर कॉइल रहेगा ओके वो डीसी करंट के लिए कोई भी एक्सएल प्रोड्यूस नहीं करेगी। एक्सएल का वैल्यू क्या रहेगा, वहां पे जीरो रहेगा। ओके, एनीवे ये आपको आया समझ में? ठीक है, अब हम लोग बोलते हैं लेट अस से देयर इज एन एसी सप्लाई। ओके, मैं ये जो पार्ट है इसको इरेज कर देता हूं। तो ये जो एसी सप्लाई है इसका जो ईएमएफ इक्वेशन है दैट इज E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, और हम लोग बोलते हैं कि लेट अस से इसका जो करंट इक्वेशन है वो है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। हम लोग बोलते हैं एसी में ईएमएफ और करंट जो है ओके उनका फेज डिफरेंस कुछ ना कुछ होता है, तो वो +5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, और फाइव का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल π/3 π/2 जो भी पर्टिकुलर फेज डिफरेंस होगा। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि ये I जो है उसका वैल्यू तो फ्लक्चुएट होते रहता है, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से नेगेटिव मैक्सिमम, नेगेटिव मैक्सिमम से जीरो। ओके, तो आप बोलोगे सर इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, बराबर है, और उसमें हम लोग बोलेंगे ये हुआ I नॉट का वैल्यू और ये हुआ माइनस I नॉट का वैल्यू। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, तो इतना तो आपको पता है कि प्लस I नॉट और माइनस I नॉट ये क्या है, दीज आर द कांस्टेंट वैल्यूज। ये आपको आ रहा है समझ में? लेकिन सपोज अगर आप मुझे बोलोगे सर अगर मुझे ये I नॉट को कम करना है, यानी ओवरऑल जो हमारा एसी सप्लाई है उसमें जो पीक करंट है या आरएमएस करंट है। ओके, अब देखो आरएमएस करंट क्या होता है, तो IRMS होता है I नॉट अपॉन √2। आप बोलोगे सर एक तो आप आरएमएस करंट का वैल्यू कम करो या I नॉट का वैल्यू कम करो। मैं बोलूंगा अगर I नॉट का वैल्यू कम किया मैंने तो बाय डिफॉल्ट IRMS का भी वैल्यू कम हो जाएगा, बिकॉज IRMS इज वॉट I नॉट अपॉन √2। तो आप लोग क्या बोल रहे हो कि सर ये जो I नॉट है ना इसका वैल्यू कम करना है, इसका वैल्यू कम करना है यानी क्या, तो जो नया ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा। मैं डॉटेड इससे दिखा देता हूं,
यानी आपका यहां पे डिमांड ऐसा है कि आई नॉट का वैल्यू कम करना है। तो अब इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? ओके, हम लोग इक्वेशंस पे जाते हैं। हम लोगों के पास एक इक्वेशन है, आई नॉट इज नथिंग बट इक्वल टू ई नॉट अपॉन द टोटल अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ एसी करंट, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ अपॉन जेड। जेड इज व्हाट? टोटल अपोजिशन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस, बराबर है। ओके, और जो इंपीडेंस है उसका फॉर्मूला मैं इस तरह से लिख देता हूं, इट इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी द होल स्क्वायर। लेट अस से हमारा जो सर्किट है, एसी सर्किट है, उसमें जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ओके, वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू बहुत कम है। हम लोग बोलेंगे एक्सी इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर एंड एक्सएल, यानी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसका वैल्यू इट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू एक्सएल ऑल्सो एंड आर ऑल्सो। तो ऐसे इसमें मैं क्या बोलूंगा, वी कैन राइट आई नॉट का जो इक्वेशन है दैट विल बी ई नॉट अपॉन जेड, दैट इज ई नॉट अपॉन जेड के जगह पे क्या करूंगा मैं, दैट विल बिकम अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। एक्सी क्या है? निग्लिजिबल है एज कंपेयर टू एक्सएल, या एक्सी का वैल्यू एक्सएल से बहुत कम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे एक्सएल माइनस एक्सी, दैट विल बी नियरली इक्वल टू व्हाट? एक्सएल इटसेल्फ। अब इसका एग्जांपल ऐसा देख सकता हूं कि एक्सएल जो है लेट अस से वो 500 ओम है और एक्सी जो है इट इज सिंपली 1 ओम, तो मैं बोलूंगा एक्सएल माइनस एक्सी का वैल्यू कितना आएगा? 499 ओम, दैट इज नियरली इक्वल टू व्हाट? एक्सएल। तो ऐसे केस में क्या हो गया, आई नॉट का मेरे को एक नया इक्वेशन मिला है विच इज ई नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये क्लियर है? ओके, अब आप बोलोगे सर आप ये सब डिटेल में बता रहे हो, हम लोग चोक कॉइल बेसिकली सीख क्यों रहे हैं? ओके, तो हम लोग बोलते हैं चोक कॉइल का जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है? टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसी करंट। ओके, यानी जो आई नॉट का वैल्यू है वो हमें क्या करना है? कम करना है। ओके, बट कैसे कम करेंगे वो देखेंगे हम लोग। सबसे पहले ये इक्वेशन पे ध्यान देते हैं, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर आपको याद होगा तो हम लोग बोलते हैं कि जो एसी सर्किट होता है वहां पे एवरेज पावर का जो इक्वेशन रहता है दैट इज नथिंग बट इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, और कॉस फाई को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज पावर फैक्टर। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि जो कॉस फाई है, अगर मैं इंपीडेंस ट्रायंगल देखता हूं, इंपीडेंस ट्रायंगल अगर आपको याद होगा तो वो कुछ इस तरह से था। ओके, मैं बोलूंगा ये आपका Z है, ये आपका R है और ये आपका XL माइनस XC है। तो हम लोग बोलते हैं अगर मैं ये एंगल को फाई बोलता हूं, ओके, तो जो cos फाई रहेगा दैट विल बी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज R अपॉन Z। तो यहां पे मैं बोलूंगा हमारा जो Z है उसमें XC तो बहुत ही कम था, तो हमारा Z क्या बन गया? इट बिकेम अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, यस, ये भी आपको ध्यान में रखना है इक्वेशन। ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूं दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मैं ये साइड की स्पेस थोड़ी अभी इरेज कर देता हूं। हम लोगों ने डिस्कशन कैसे स्टार्ट किया था कि हमें आई नॉट का वैल्यू रिड्यूस करना है। तो अगर आपको आई नॉट का वैल्यू कम करना है, ओके, आपके पास दो ऑप्शन है। हम लोग बोलते हैं आई नॉट जो है, ओके, इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन विद जेड एंड आई नॉट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद ईओ। आई नॉट का वैल्यू कैसे कम कर सकते हो आप? एक तो आप ई नॉट का वैल्यू कम करो क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, या फिर जेड का वैल्यू बढ़ाओ। क्यों? तो हम लोग बोलते हैं आई नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। अगर आप इंपीडेंस बढ़ाते हो, ओके, सपोज अगर आप इंपीडेंस बढ़ाते हो, आई नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब इंपीडेंस का जो इक्वेशन है दैट इज व्हाट? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, तो अगर आपको इंपीडेंस बढ़ाना है, आपके पास दो अलग अलग पैरामीटर है, एक तो आर है और दूसरा वाला क्या है? एक्सएल। लेट अस से मैंने पहला वाला केस लिया, केस 1 इज ओके, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ
R, ओके। तो अगर मैं R का वैल्यू इंक्रीज करता हूं, ओके, तो हम लोग बोलेंगे R becomes very much greater than what? XL, okay? This means the circuit is resistance dominated. इसका मतलब क्या है? XC का वैल्यू तो पहले से ही कम था, उसको हम लोगों ने निगलेक्ट कर दिया, लेकिन अगर आपने R का वैल्यू बढ़ा दिया, ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, अगर आपने R का वैल्यू बढ़ा दिया तो हम लोग क्या बोलेंगे? सर्किट क्या हो जाएगा? इट विल बी रेजिस्टेंस डोमिनेटेड। और क्वेश्चन ये है कि हम लोग R का वैल्यू क्यों बढ़ा रहे हैं? तो मुझे इंपीडेंस का वैल्यू बढ़ाना है, ओके। केस 1 हम लोग क्या कर रहे हैं? R का वैल्यू बढ़ा रहे हैं। केस 2 हम लोग XL का वैल्यू बढ़ाएंगे, ओके। बट अभी केस 1 समझ लेते हैं। जब आप R का वैल्यू बढ़ाते हैं तो हम लोग बोलते हैं R इज वेरी मच ग्रेटर देन XL। ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे जो आपका इंपीडेंस है Z, विच इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ओके, इज नियरली इक्वल टू व्हाट? हम लोग बोलेंगे अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर। देखो, अगर R का वैल्यू XL से काफी ज्यादा है, ओके, तो अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ओके, मैथमेटिकली इट इज नियरली इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर। ऐसे इसमें हम लोग बोलेंगे Z का वैल्यू इज नियरली इक्वल टू R, यानी हम लोग बोलेंगे जो टोटल इंपीडेंस है उसका 99.9% जो है, ओके, दैट इज प्रोवाइडेड बाय व्हाट? रेजिस्टेंस R। ये आपको आ रहा है समझ में? और ऐसे केस में डेफिनेटली आपका I नॉट का वैल्यू क्या होगा? कम होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम आता है, और वो प्रॉब्लम क्या आता है? जब Z का वैल्यू इज नियरली इक्वल टू R, हम लोग बोलते हैं cos phi क्या है? इट इज R अपॉन Z, और यू कैन से R अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। सो व्हेन Z इज नियरली इक्वल टू R, आप R अपॉन Z का वैल्यू क्या आएगा? दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, तो R अपॉन Z क्या आएगा? इट विल बी इक्वल टू 1। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं cos phi जो है इट इज नियरली इक्वल टू 1। एंड व्हेन cos phi इज नियरली इक्वल टू 1, हम लोग बोलते हैं जो P एवरेज है ना, दैट इज ERMS इंटू IRMS इंटू cos phi, ओके, यस। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं जो P एवरेज है वो आपका बन जाता है ERMS इंटू IRMS इंटू 1, ओके। P एवरेज यानी क्या रहता है? तो P एवरेज इज एक्चुअली व्हाट? ट्रू पावर। और जो ये टर्म है ये क्या है? दिस इज द एपेरेंट पावर। तो आप बोलोगे सर ये कंडीशन तो अच्छी हो गई कि आपका जो ट्रू पावर है दैट इज इक्वल टू एपेरेंट पावर, बट हम लोग बोलेंगे एक्चुअली एसी सर्किट सिस्टम के लिए अच्छी नहीं। हम लोग बोलते हैं ट्रू पावर वो पावर होती है एसी सिस्टम में, ओके, जो हम लोग बोलते हैं हीट में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर हम लोग बोलते हैं इट इज डेसिपिटेड एज हीट। हम लोगों ने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट सीखा है, ओके, कि कोई रेजिस्टर में से अगर आप करंट पास करते हो तो हम लोग बोलते हैं वहां पे हीट जनरेट होती है, विच इज गिवन बाय H इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू T, वेर I इज द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। AC में हम लोग RMS वैल्यू ले सकते हैं। R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड T इज द टाइम फॉर विच वी आर फ्लोइंग द करंट। तो अगर पूरा सर्किट हमारा, ओके, रेजिस्टिव डोमिनेट हो गया या रेजिस्टेंस डोमिनेटेड हो गया, ओके, ऐसे केस में जो भी हमारी एवरेज पावर रहेगी, ट्रू पावर रहेगी, ओके, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? एपेरेंट पावर। और हम लोग बोलते हैं कि जो ट्रू पावर है इफ इट इज इक्वल टू एपेरेंट पावर, ओके, ये पूरी की पूरी ट्रू पावर क्या होगी? इट विल बी डेसिपेटेड एज हीट, यानी वो एक तरह से हीट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगी, जो हम लोगों को नहीं चाहिए, ओके, यस। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए जो सॉल्यूशन है दैट इज व्हाट? प्योर इंडक्टर कॉइल, और यू कैन से चोक कॉइल। अब चोक कॉइल बेसिकली क्या है? ओके, तो मैंने केस 1 क्या बोला था? इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ R, ओके। केस 2 जो है, मैं ये साइड का पार्ट थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, आई होप आप लोगों ने लिखा है ये। जो हमारा केस 2 है इट इज अ मच बेटर सॉल्यूशन। मुझे I नॉट का वैल्यू कम करना है। I नॉट का वैल्यू कैसे कम करेंगे? बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ Z। Z का वैल्यू इंक्रीज करने के लिए आइदर आप R स्क्वायर बढ़ाओ या आप XL बढ़ाओ, दोनों में से एक करना है, ओके। R बढ़ा के देख लिया हम लोगों ने, R बढ़ा के देख लिया तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा ट्रू पावर है दैट इज इक्वल टू व्हाट? एपेरेंट पावर।
यानी पूरी की पूरी जो पावर है इट विल बी डेसिपेटेड एज हीट, ये ध्यान में रखो, क्योंकि पूरा का पूरा सर्किट अभी क्या हो रहा है, इट इज बिकमिंग रेजिस्टिव इन नेचर और बहुत सारा हीट जनरेट होगा एंड दैट हीट एनर्जी विल बी लॉस्ट, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये आपको आ रहा है समझ में? तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ओके, वी यूज अ प्योर इंडक्टर कॉइल। ओके, प्योर इंडक्टर कॉइल क्या करता है, ओके, एकदम सिंपल है, वो आपका एक्सेल का वैल्यू बहुत बढ़ा देता है, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू क्या कर देता है, बढ़ा देता है। सो वी यूज अ चोक कॉइल विच डज नॉट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आर, क्योंकि मैंने क्या बोला है, जो चोक कॉइल है इट इज अ प्योर इंडक्टर कॉइल जिसका रेजिस्टेंस क्या रहता है, रेजिस्टेंस इज 0, तो वो आर का वैल्यू नहीं बढ़ाएगा, लेकिन वो किसका वैल्यू बढ़ाएगा, एक्सेल का वैल्यू बढ़ाएगा। एक्सेल का वैल्यू अभी इतना बढ़ जाएगा कि विल से एक्सेल इज ग्रेटर देन व्हाट, आर, वेरी मच ग्रेटर देन आर। तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा जो कॉस फाई है वो क्या रहेगा। नाउ ये भी बात आपको समझना है, अगर एक्सेल इज वेरी मच ग्रेटर देन आर तो कॉस फाई के पहले मैं ऐसा बोलूंगा जो इंपीडेंस है जेड विच इज इक्वल टू एक्सेल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर will be nearly equal to what, अंडर रूट ऑफ एक्सेल स्क्वायर विच इज इक्वल टू वॉट, एक्सेल। यानी ऐसे केस में आपका जो टोटल अपोजिशन है, ओके, इंपीडेंस, दैट इज 99.99% प्रोवाइडेड बाय व्हाट, तो हम लोग बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये आपको आ रहा है समझ में? सो Z इज इक्वल टू व्हाट, एक्सेल। इज दिस क्लियर? नाउ इफ Z इज नियरली इक्वल टू या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्सेल, ऐसे केस में हम लोग cos फाई डिफाइन करते हैं। cos फाई क्या हम लोग बोलेंगे, इट इज गोइंग टू बी R अपॉन Z, दैट इज R अपॉन एक्सेल। ये आ रहा है समझ में? बट हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों ने चोक कॉइल लगा के इंडक्टेंस को बहुत बढ़ा दिया, इंडक्टेंस बढ़ा दिया तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ गया, और इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर मैं बोलूंगा इफ एक्सेल इज वेरी मच ग्रेटर देन आर देन रेशियो ऑफ आर अपॉन एक्सेल, ओके, इज वेरी मच लेस देन 1। ओके, यस, देखो अगर आर बहुत छोटा है, ओके, लेट अस से आर अगर मैं बोल रहा हूं इट इज 1 ओम और एक्सेल का वैल्यू क्या है, मैं बोल रहा हूं इट इज 1000 ओम, तो 1 अपॉन 1000 क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 0.001। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे आर अपॉन एक्सेल का वैल्यू जो है इट इज वेरी क्लोज टू व्हाट, 0। यहां पे आर अपॉन एक्सेल का जो वैल्यू था ना, कॉस फाई का वैल्यू, वो क्या हो रहा था, इट इज बिकमिंग 1। यहां पे हम लोग बोलेंगे आर अपॉन एक्सेल इज वेरी लेस देन 0 और यू कैन से इट इज वेरी लेस देन 1। सॉरी, आर अपॉन एक्सेल इज वेरी क्लोज टू 0 एंड इट इज वेरी लेस देन 1। ओके, बट फिलहाल ऐसे ही समझ लेते हैं, आर अपॉन एक्सेल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। ऐसे केस में मैं बोलूंगा कॉस फाई का वैल्यू क्या रहेगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। यदि कॉस फाई इज इक्वल टू 0 तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे जो हमारा एवरेज पावर रहेगा दैट विल बी ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। कॉस फाई क्या है, 0 है। कॉस फाई यदि 0 में यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं तो हमारा एवरेज पावर क्या आ जाता है, 0। यानी ये क्या हुआ आपका ट्रू पावर विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। यानी कोई भी पावर, मैंने आपको क्या बोला था, जो भी ट्रू पावर है हमेशा ध्यान में रखो, ओके, इट इज ऑलवेज डेसिपेटेड एज हीट। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो भी अपेरेंट पावर का वैल्यू रहेगा उसका 99.99% या 100% पूरा क्या हो जाता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पे कॉस फाई 0 होने के कारण, ओके, हमारा जो ट्रू पावर है उसका वैल्यू क्या रहता है, इट इज नियरली इक्वल टू 0 और विल से इट इज वेरी वेरी लेस। यानी यहां पे अगर हीट जनरेट भी होगी तो वो भी निग्लिजिबल होगी, यानी बहुत ज्यादा पावर लॉस नहीं होगा। ओके, यस, तो इसमें हमारे दोनों काम हो जाते हैं। इसमें हम लोग बोलते हैं कि अगर आप एक्सेल बढ़ाते हो यूजिंग एन चोक कॉइल यूज करके अगर आप एक्सेल बढ़ाते हो, ओके, तो आपका आई नॉट का वैल्यू भी कम हो जाता है। और साथ ही साथ, ओके, हम लोग बोलते हैं जो ट्रू पावर है, यानी जो पावर हम लोग रेजिस्टिव कंपोनेंट के लिए कंसीडर करते हैं, जो पावर डेसिपेट होती है एज हीट, वो पावर भी क्या हो जाती है, इट बिकम्स 0। और ये अच्छी बात है, यानी हमारा पावर लॉस नहीं होगा या पावर लॉस एकदम कम हो जाएगा। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वी यूज अ चोक कॉइल। ओके, मैं चाहता हूं आप लोगों ने टेक्स्ट बुक के लास्ट पेज पे जाना है। चोक कॉइल का बस हम लोग कंस्ट्रक्शन देख लेंगे, लास्ट वाले पैराग्राफ में जाना है। फॉर अ चोक कॉइल एल इज वेरी लार्ज, हेंस आर इज वेरी स्मॉल। ये ध्यान में रखो, एल इज वेरी लार्ज। एल अगर लार्ज हुआ यानी क्या, इंडक्टेंस अगर लार्ज हुआ तो हम लोग बोलते हैं एक्सेल
that is inductive reactance, it is very large. It is very large as compared to what? Resistance. तो वही दिया हुआ है. Hence R is very small. और अगर R small है तो हम लोग बोलते हैं so cos phi is nearly equal to what? 0. And if cos phi is nearly equal to 0, power loss यानी क्या? True power. Okay? ये वाला P average, ERMS into IRMS into 0. Okay? हम लोग क्या बोलेंगे? This will be also what? Very minimum. Okay? Or it will be very small. The only loss of energy is due to hysteresis loss in iron core, which can be reduced by using a soft iron core. Hysteresis loss इन्हें क्या है? तो it is similar to something which is called as eddy currents. Eddy currents हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सीखा हुआ है. ओके यस, तो सिमिलर टू दैट हम लोग बोलते हैं थोड़ा बहुत हिस्टेरिकल लॉसेस होता है. ओके बट उसका आप लोगों ने ज्यादा टेंशन नहीं लेना है. वो जो लॉसेस है ओके उसका वैल्यू भी क्या है? इट इज वेरी लेस. और वो हम लोग क्या करते हैं? तो एक सॉलिड आयन कोर यूज करने की जगह पे वी यूज अ सॉफ्ट आयन कोर. सॉफ्ट आयन कोर यानी क्या है? तो पूरा का पूरा एक सिंगल आयन का रॉड या सिलेंडर नहीं रहेगा. हम लोग बोलेंगे ऐसे लैमिनेटेड आयन के पीसेस रहेंगे विच आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. ओके यस, इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट आयन कोर. ये आपको आ रहा है समझ में? ओके तो ये इसके साथ हमारा जो एसी सर्किट है ये पूरा टॉपिक क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है. आई होप आपको ये समझ में आया है. अगर आप टेक्स्ट बुक में चोक कॉइल देखोगे तो सिंपली एक पैराग्राफ में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ. ओके लेकिन उसके पीछे जो पूरा मैथमेटिकल वर्किंग है वो ये है. मैं चाहता हूं इसको आप लोगों ने अच्छे से नोट करना है. अगर आपको डाउट रहेगा ओके तो प्लीज मुझे पूछना है. मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूं. चोक कॉइल जो है ओके उसका फंक्शन क्या है कि जो एसी करंट है, एसी करंट का वैल्यू मुझे कम करना है. कौन सा वैल्यू? पीक वैल्यू. एसी करंट तो फ्लक्चुएट हो गई बट मुझे एसी करंट में कौन सा वैल्यू कम करना है? एक तो पीक वैल्यू या आरएमएस वैल्यू. आपने पीक वैल्यू को कंसीडर किया, उसको पकड़ लो. उसको कम करने के लिए ओके आप क्या बोलोगे कि सर जो इंपीडेंस है उसका वैल्यू क्या करो? आप बढ़ा दो. इंपीडेंस का वैल्यू बढ़ाने के लिए हम लोग बोलेंगे दो ऑप्शन है. आइदर आप रेजिस्टेंस आर को बढ़ाओ या फिर एक्सएल को बढ़ाओ. आप बोलोगे सर आप दोनों को भी एक साथ बढ़ा सकते हैं. वैसा नहीं करना है हमें. एक तो आप आर को बढ़ाओ या एक्सएल को बढ़ाओ. अगर आपने आर को बढ़ाया तो करंट आई कम होगा. आई नॉट का वैल्यू जो है ओके जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कम होगा. बट प्रॉब्लम क्या होता है? अगर आर बढ़ गया तो आर डोमिनेटेड हो जाता है. बराबर है. ओवरऑल रेजिस्टेंस अभी बढ़ गया है तो इट इज वेरी मच ग्रेटर देन व्हाट? एक्सएल. ऐसे केस में कॉस फाई क्या हो जाता है? 1. यानी जो भी ओवरऑल अपेरेंट पावर रहेगी दैट विल बिकम इक्वल टू व्हाट? ट्रू पावर. और ट्रू पावर हम लोग बोलते हैं इट गेट्स डेसिपेटेड एज हीट. तो यहां पे हमारा नुकसान हो जाता है. ओके यस, और हम लोग बोलते हैं हमारा इंस्ट्रूमेंट भी क्या हो सकता है? इंस्ट्रूमेंट या फिर एसी सर्किट भी डैमेज हो सकता है. उसके लिए फिर हम सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं कि आर को नहीं बढ़ा के एक्सएल को बढ़ाते हैं. जब आप एक्सएल को बढ़ाते हैं तो ओवरऑल इंपीडेंस बढ़ेगा, आई नॉट का भी वैल्यू कम होगा. लेकिन यहां पे एक और फायदा होता है एक्सएल बढ़ाने से. ओके आपका कॉस फाई जो है इट बिकम्स इक्वल टू व्हाट? 0 या 0 के एकदम पास आ जाता है, जिसकी वजह से अपेरेंट पावर उतनी ही रहती है लेकिन जो ट्रू पावर है ओके ट्रू पावर का वैल्यू भी क्या हो जाता है? इट बिकम्स निग्लिजिबल. यानी द पावर विच इज अवेलेबल ओके फॉर लॉस ऑफ हीट वो क्या हो जाता है? इट बिकम्स वेरी लेस. हेंस वी यूज व्हाट? चोक कॉइल. ठीक है यस. एक और इसमें पैराग्राफ एक और पैराग्राफ था. सेकंड वाला पैरा देखना है. अ चोक कॉइल इज एन इंडक्टर यूज्ड टू रिड्यूस एसी पासिंग थ्रू अ सर्किट विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी. It is made up of thick insulated copper wire, okay, wound closely in large number, okay, or a soft iron laminated core. Soft iron laminated core यानी क्या? तो एक पूरा सिलेंडर होने के जगह पे हम लोग क्या करते हैं? मल्टीपल पीसेस ले लेते हैं और उनको साथ में रख देते हैं. आपको इसका एग्जांपल दूंगा. ऐसे सोचो 1-1 रुपए के कॉइन है. ओके 1-1 रुपए के कॉइन अगर मैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखता हूं तो वो एक सिलेंडर फॉर्म करेगा. लेकिन हर दो कॉइन के बीच में थोड़ी सी हम लोग गैप रखते हैं और वो गैप के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं? आइदर एक तो ऑयल रहता है या फिर एयर रहता है. उसको हम लोग बोलते हैं वी कॉल इट एज सॉफ्ट आयन कोर. सॉफ्ट आयन लैमिनेटेड कोर. ये आपको आ रहा है समझ में? ठीक है. एनीवे ये जो पूरा है आपको चाहिए तो आप कॉपी कर सकते हैं. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. ओके लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. तो सबसे पहले चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट क्वेश्चन जो है एमसीक्यू वो देख लेते हैं. इफ द आरएमएस करंट इन 50 हर्ट्ज एसी सर्किट okay is 5 ampere, the value of current 1/300 seconds after its value becomes 0 is. अब पहली बात तो आप ये समझ लो आपको IRMS का वैल्यू दिया हुआ है.
IRMS कितना दिया हुआ है आपको, 5 एम्पियर दिया हुआ है। दूसरा बात आपको क्या बोला हुआ है, जो फ्रीक्वेंसी दैट इज व्हाट, इट इज 50 हर्ट्ज। और क्या बोला हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट आफ्टर ओके अ टाइम इंटरवल ऑफ t विच इज गिवन एज 1/300 सेकेंड्स। ओके, और ये टाइम इंटरवल कब स्टार्ट करते हैं हम लोग, जब करंट का वैल्यू 0 पहुंच चुका है, यानी करंट का वैल्यू 0 हुआ है और उसके बाद ओके इतने टाइम इंटरवल के बाद करंट का वैल्यू क्या होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले मैं ऐसा बोलूंगा कि आपका एसी साइकिल है, लेट अस से ये पॉइंट पे करंट का वैल्यू क्या है, 0 है। आप बोलोगे सर यहां पे भी कंसीडर कर सकते हो 0, यहां पे भी कर सकते हो, कर सकते हैं, लेकिन मैं पहला वाला जो पॉइंट है ना वही कंसीडर कर लेता हूं कि करंट का वैल्यू वहां पे क्या है, इट इज 0, और वहां से आगे का जो टाइम इंटरवल रहेगा t, लेट अस से ये हमारा टाइम इंटरवल है t विच इज इक्वल टू दिस, वहां पे हमें करंट का वैल्यू निकालना है, I का वैल्यू। ओके, तो अब वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले IRMS दिया हुआ है, वी नो दैट I0 ओके अपॉन √2 is equal to IRMS. I0 will be equal to what? √2 times IRMS. Can I say I0 is nothing but equal to IRMS का वैल्यू 5 है, ये हो गया आपका 5√2 एम्पियर। इसको सॉल्व मत करो, इसको √2 के फॉर्म में रहने दो। √2 के फॉर्म में क्यों रखना है, तो आप देखो जो आपके ऑप्शन दिए हुए ना, हर किसी में √2 या √3 ऐसा कुछ है। ठीक है, एनीवे अगले स्टेप पे जाते हैं। हम लोग बोलेंगे कि सिंस इट इज एन एसी करंट, I is given by what, I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। अब देख लेते हैं I0 का वैल्यू क्या, इट इज 5√2, दिस गोइंग टू बी साइन ऑफ ओमेगा। ओमेगा क्या है हमारा, इट इज 2 पाई इंटू एफ, बट फ्रीक्वेंसी कितना है हमारा 50 इंटू ओके जो हमारा टाइम इंटरवल है वो क्या है, इट इज 1/300। इसको सॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा, दिस गोइंग टू बी 250 100, तो आपके ये 2 0 और 100 कैंसिल हो गया, ये आपको आ रहा है समझ में। बचेगा क्या, π/3। कैन आई से साइन ऑफ π/3, ओके चाहिए तो लिख देता हूं मैं, साइन π/3 ये क्या हुआ, साइन 60 हुआ, तो ये हो जाएगा आपका 5√2 इंटू साइन 60 विच इज √3/2। √2 1 जा √2 जा, ओके तो ये √2 और 2 कैंसिल होके नीचे क्या बचेगा, इट इज गोइंग टू बी √2। आपका फाइनल आंसर आएगा 5 इंटू अंडर रूट ऑफ होल स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ये आपका I का वैल्यू है। अब यहां पे कौन सा ऑप्शन है ऐसा, ओके ऑप्शन बी। ठीक है, इसको क्या करना है आप लोगों ने कॉपी कर लेना है, ये आपका पहला MCQ है। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए इतना टाइम जा रहा है, लेकिन अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस हो गई ना तो आप इसको सिंपली क्या कर सकते हो, मन में भी बहुत सारे वैल्यूज निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल I0 आप डायरेक्टली ओरली कैलकुलेट कर सकते हो, ओके कि IRMS 5 है, तो I0 क्या होता है, इट इज √2 टाइम्स IRMS, यानी वो हो गया 5√2, ये आपके मन में आ गया। उसके बाद ये भी इक्वेशन जो है वो मन में कर सकते हो कि ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, एंगल जो रहेगा दैट विल बी π/3, तो साइन 60 क्या हो जाता है, √3/2, सो √3/2 इंटू 5√2, आपका आंसर क्या आएगा 5 इंटू अंडर रूट ऑफ 3/2। ये आपको आ रहा है समझ में। ओके विल मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, a resistor of 500 ohm and an inductance of 0.5 Henry are connected in series. Inductance is given as 0.5 Henry, okay, with an AC source which is given by V equal to 100√2 sine of 1000 t, ओके अच्छा अभी ये जो दिया हुआ ना इक्वेशन, ये बेसिकली आपको वोल्टेज का इक्वेशन है ना, ईएमएफ का इक्वेशन दिया है, तो दिस इज E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी, इसके साथ आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो आपका E0 का वैल्यू क्या रहेगा, इट इज गोइंग टू बी 100√2 वोल्ट। ओमेगा का वैल्यू क्या रहेगा, इट इज गोइंग टू बी 1000। आपको यहां पे क्या निकालना है, द पावर फैक्टर ऑफ द कॉम्बिनेशन निकालना है। बहुत ही सिंपल है, देखो सबसे पहले आपको L का वैल्यू दिया है, आपको फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस, पहले वो फाइंड कर लो।
एक्सएल क्या होगा, इट विल बी ओमेगा इंटू एल, 2 पाई एफ इंटू एल. ओमेगा इज 1000 इंटू 0.5. आंसर क्या आएगा, इट इज गोइंग टू बी 500 ओम. ये आपको आ रहा है समझ में. अच्छा, अभी इसमें भी एक बात ध्यान में रखना है. ओके, ये हुआ आपका एक्सेल. अब जो कॉस वाई है उसका इक्वेशन हम लोगों ने देखा था, इट वॉज आर अपॉन अंडर रूट ऑफ वॉट, ओके, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर. हमारा जो अभी न्यूमेरिकल है उसमें कैपेसिटर कहाँ पे दिया ही नहीं है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो गया, इट हैज बिकम 0. ओके, तो ये हो जाएगा आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर. बट आपका देखो आर का वैल्यू 500 है, एक्सएल क्या है 500 है, तो कैन आई से बेसिकली आर इज एक्चुअली इक्वल टू एक्सएल. नाउ इफ आर इज इक्वल टू एक्सएल तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम कॉस वाई इज नथिंग बट इक्वल टू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी आर अपॉन दिस गोइंग टू बी 2r स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ 2r स्क्वायर विच इज गोइंग टू बी रूट 2 टाइम्स आर. आर और आर कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 1 अपॉन रूट 2. नाउ कॉस वाई इज 1 अपॉन रूट 2. ओके, तो फाई का वैल्यू क्या होगा, इट विल बी 45 डिग्री. ओके, आपको क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, बेसिकली दे हैव आस्क्ड द पावर फैक्टर. तो पावर फैक्टर जो है आपका डायरेक्टली आ चुका है 1 अपॉन रूट 2. ओके, इसको आपने क्या करना है, अच्छे से कॉपी कर लेना है. ठीक है, यस, ऑप्शन ए को सिलेक्ट करना है. ओके, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं. दिस इज योर थर्ड एमसीक्यू. इन अ एलसीआर सर्किट कनेक्टेड इन सीरीज, आपको दिया हुआ है सीरीज में है एलसीआर with an alternating voltage of frequency f. The current leads the voltage by 45 degree. The value of C is. अभी आप बोलोगे सर LCR सर्किट है तो गिवन इंफॉर्मेशन कैसे लिखने की, पहले तो MCQ है तो बस इतना ध्यान में रखो. LCR अगर सर्किट है आपका, ओके, तो कौन से फॉर्मूले हैं, इंपिडेंस Z इज नथिंग बट इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर. ये पहला फॉर्मूला आपके ध्यान में आना चाहिए. फिर आप बोलोगे अगर LCR सर्किट है तो वहां पे पावर फैक्टर भी होगा cos फाई. cos फाई विल बी इक्वल टू व्हाट, आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर. सही है. ओके, और यहां पे फाई क्या है, तो फाई हम लोग बोलते हैं इट इज फेज डिफरेंस बिटवीन EMF एंड करंट. और वो फेज डिफरेंस आपको दिया हुआ है, क्या बोला हुआ है, द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 45 डिग्री. ओके, तो हम लोग बोलेंगे फाई का वैल्यू आपको दिया हुआ है, इट इज 45 डिग्री. तो cos फाई क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी 1 अपॉन रूट 2. तो ऊपर के इक्वेशन में डाल देते हैं 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर. स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आपको मिलेगा 1/2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट साइन चला जाएगा, बचेगा क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर. ये जो है ना पूरा टर्म, ये 1 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस आर स्क्वायर. ओके, तो ये एक आर स्क्वायर यहां से कैंसिल हो जाएगा और यहां से 2r स्क्वायर में से एक आर स्क्वायर चला जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ आर स्क्वायर. तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, कैन आई से एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर. ये आपको आया समझ में. टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, r इज इक्वल टू वॉट, एक्सएल माइनस एक्सी. ओके, एक्सएल जो है आपका दैट इज वॉट, दैट इज ओमेगा इंटू एल. ओके, पहले तो ऑप्शंस जो है वो देख लेते हैं. ऑप्शंस में 2 पाई एफ है, तो एक्सएल को मैं ऐसा लिख देता हूं 2 पाई एफ एल. एक्सी जो है दैट इज 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी. आर को वैसे ही रहने देंगे, नो इशू. ठीक है, अब आपको कैपेसिटेंस निकालना है. कैपेसिटेंस निकालने के लिए एक सिंपल लॉजिक है, 1 अपॉन 2 पाई एफ सी को एक साइड पे ले लिया, 2 पाई एफ एल को वैसे ही रहने दिया. ओके, आर को ये साइड पे ले लिया, तो ये हो गया माइनस आर. ओके, यस, ऐसे केस में मैं बोलूंगा 1 अपॉन सी इज नथिंग बट इक्वल टू 2 पाई एफ. ये जो पूरा टर्म है ना, ये RHS को जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 पाई एफ इंटू ब्रैकेट 2 पाई एफ एल माइनस आर. ओके, तो आपका जो कैपेसिटेंस रहेगा वो इसका रेसिप्रोकल रहेगा, दैट विल बी 1 अपॉन होल 2 पाई एफ ब्रैकेट 2 पाई एफ एल माइनस आर.
ये हुआ आपका कैपेसिटेंस। ओके, एक बार बस चेक कर लेते कैपेसिटेंस कुछ है क्या ऐसा दिया हुआ। ओके, 1/2πf2πfl माइनस आर। ओके, आई थिंक ऑप्शन बी जो है वो हमारा मैच हो रहा है। ओके, ये आप लोगों ने देख लेना है एक बार। ओके, तो थर्ड वाला भी जो है इसको प्रॉपरली आप लोगों ने सॉल्व करना है। इसके बाद अगले सम पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अगर आप लोगों ने कॉपी कर लिया तो मैं ये साइड को इरेज कर देता हूं। तो चौथा वाला सम देखते हैं। चौथा वाला सम जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। इन एन एसी सर्किट ई एंड आई आर गिवन बाय इक्वेशन। ओके, तो ईएमएफ का इक्वेशन दिया हुआ है आपको। इट इज गिवन एज 150 साइन ऑफ 150t। ओके, दैट्स इट, इतना ही दिया हुआ है। इट इज गिवन इन वोल्ट्स। तो बेसिकली इसको हम लोग कंपेयर करेंगे ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी से। तो आपको ई नॉट का वैल्यू कितना मिलेगा 150 वोल्ट। ओमेगा का वैल्यू कितना मिलेगा ओमेगा का सॉरी एक्सक्यूज मी, ओमेगा का जो वैल्यू है वो आपको मिलेगा, इट इज गोइंग टू बी 150। ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, अभी इसके बाद आप बोलोगे सर ये ओमेगा का यूनिट लगाना इंपॉर्टेंट है क्या? फिलहाल एमसीक्यू है, यहाँ पे नहीं भी लगाया तो भी चलेगा। जनरली हम लोग बोलते हैं ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। ओके, यस, बट एनीवे करंट का इक्वेशन देख लेते हैं। आई विच इज इक्वल टू वॉट 150 साइन ऑफ 150t प्लस पाई बाय 3। ओके, अब देखो ये जो करंट का इक्वेशन है ना वो आपको बहुत सारी चीजें बता रहा है। अगर आपको याद होगा हम लोगों ने करंट अगर कंसीडर किया ओके एज द बेस इक्वेशन, तो हम लोग बोलते हैं कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में ईएमएफ क्या करता है, लीड करता है, यानी करंट क्या करता है, लैग करता है। तो ईएल आपका ऊपर की तरफ आता है, ईसी जो है वो आपका नीचे की तरफ आता है। ओके, तो हम लोग बोलते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जो ईएमएफ है वो लैग करता है, करंट क्या करता है, लीड करता है। ओके, देखो ये ईएमएफ जो है उसका फेजर नीचे की तरफ है, इट इज लैगिंग बाय -π/2 रेडियन, और यू कैन से करंट इज लीडिंग बाय π/2 रेडियन। ओके, यस, ये आपको आ रहा है समझ में? तो ये वाला जो केस है ना, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, अगर ये π/2 होता ना तो मैं क्या बोलता कि इट इज अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट, लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं, इट इज π/3। सेकेंडली हम लोग बोल रहे हैं जो प्लस साइन है ना, वो प्लस साइन हमें यह बता रहा है कि जो XC का वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन XL। तो अगर करंट लीड कर रहा है, इसका मतलब जो सर्किट है ओके, तो उसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ओके, वो डोमिनेट कर रहा है। आई होप ये आपको आ रहा है समझ में। अब ये जो इंफॉर्मेशन हम लोगों ने निकाली ये यूज होगी या नहीं वो बाद में देखेंगे, बट पहले हम लोग क्या करेंगे, ओके, व्हाट विल डू इज फाई का वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू π/3। आपको पूछा क्या है, द पावर विच इज डेसिपेटेड इन द सर्किट। डेसिपेटेड का मतलब क्या है, एक तरह से वेस्ट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो वो पावर जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू पावर विच इज एवरेज पावर, दैट इज ERMS इंटू IRMS इंटू cos phi। बहुत सिंपल है, आप बोलोगे सर हमारे पास तो सब वैल्यू है। ERMS क्या होता है, इट इज E0/√2। IRMS क्या होता है, I0/√2 एंड इज गोइंग टू बी cos ऑफ कितना है π/3 यानी cos ऑफ 60। E0 जो है हमारा ओके, E0 को क्या बोलेंगे हम लोग, इट इज 150 इंटू ओके, I0 भी क्या है हमारा 150 है, √2 इंटू √2 क्या हो गया 2 हो गया, एंड cos ऑफ π/3। देखो cos 60 क्या होता है, इट इज हाफ। सही है ओके, यस। तो हमारा जो भी आंसर आएगा दैट विल बी ओके, कैन आई से इट इज गोइंग टू बी 15 स्क्वायर विच इज 225 इंटू 10 10 100 अपॉन 4। तो ये हो गया आपका 225 इंटू 25 ओके, यस। मल्टीप्लाई करके देख लेते, 25 5 जा 125, 12 कैरी, 25 2 जा 50, 62 6 कैरी, 25 2 जा 50 अगेन 6 कैरी ओके, यानी ये हो गया 56। तो आपका आंसर आ रहा है 5625 वैट। इतना पावर आपका क्या होगा, डेसिपेट होगा। ओके, यस, है क्या ऐसा कोई, यस 5625 वैट, इट इज ऑप्शन सी। ओके, इसको आपने क्या करना है ओके, कॉपी कर लेना है।
उसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन, आई होप ये स्पेस में हो जाए। इन अ सीरीज LCR सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट इज 45 डिग्री, यानी आपको फाई का वैल्यू दिया है, इट इज गिवन एज 45 डिग्री। और क्या बोला हुआ है, देन द पावर फैक्टर विल बी, भाई ये तो एकदम सिंपल है, आपको cos फाई निकालना है, वो हो जाएगा cos 45। cos 45 क्या रहेगा, 1/√2। 1/√2 ये हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया हुआ है। 1/√2 इज नथिंग बट 0.707। इसको लॉग टेबल से सॉल्व करके देखिए आप, ओके, आपको मिल जाएगा। सो इट इज गोइंग टू बी 0.707। आई होप आपको ये आ रहा है समझ में, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो पांचों MCQ है वो अच्छे से सॉल्व हो गए, ठीक है। ये आप लोगों ने कॉपी कर लेना, अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आपने पूछना है। इसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 12, ओके, प्लीज कॉपी दिस, ओके। तो आई होप आप लोगों को MCQ अच्छे से समझ में आए, ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे, विल स्टार्ट विद सम नंबर 12। इफ द इफेक्टिव करंट इन 50 साइकिल AC सर्किट इज 5 एम्पियर। 50 साइकिल AC सर्किट बोलने का मतलब है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी आपको, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्स, ओके, यस। और आपको क्या बोला हुआ है, इफेक्टिव करंट, ओके। अब ये जो इफेक्टिव करंट है मेरे हिसाब से ये IRMS होना चाहिए, दैट इज गिवन एज व्हाट, इट इज गिवन एज 5 एम्पियर। नॉर्मली जब भी कोई स्पेसिफिकेशन देते हैं ना वो आपको RMS करंट देते हैं, ठीक है। व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, हाँ डेफिनेटली ये एक तरह से हमें क्लू मिल गया कि जो आपको दिया हुआ है इफेक्टिव करंट दैट इज व्हाट, दैट इज RMS करंट, और आपको पीक वैल्यू निकालना है। व्हाट इज द करंट 1/600 सेकेंड आफ्टर इट वॉज 0, ठीक है। तो ये ऐसा सम हम लोगों ने ओके स्टार्टिंग में कर चुके हैं, एक सिमिलर टाइप का, कि 0 जब करंट का वैल्यू रहता है, ओके, उसके बाद इतना जो टाइम इंटरवल है, और वो टाइम इंटरवल कितना है 1/600 सेकेंड, इतने टाइम इंटरवल के बाद व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट, ओके। एनीवे इसको स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले मैं बोलूंगा कि IRMS इट इज I0/√2, therefore I0 इज IRMS टाइम्स √2। IRMS कितना है हमारा, इट इज 5 इंटू √2। √2 का वैल्यू आप कैलकुलेट करो 1.414, लॉग टेबल भी यूज कर सकते हो आप, ओके, यस। मैंने आपको बोला था लॉग टेबल के कैलकुलेशंस में लूंगा, लेकिन ये छोटी छोटी जो है, जो हम लोग कितने सालों से देख रहे हैं कि √3 का जो वैल्यू है इट इज 1.732, √2 का जो वैल्यू है इट इज 1.414, इसके लिए लॉग कैलकुलेशंस क्यों यूज करना है, ओके। तो इसको बस अभी सॉल्व करके देखते हैं। मैं बोलूंगा दिस गोइंग टू बी 14 5 70, अगेन 14 5 70, तो ये आपका कितना आएगा 3 डेसिमल, ओके। यानी आपका I0 का मैक्सिमम जो पीक वैल्यू है करंट का दैट इज 7.07 एम्पियर, ये हुआ आपका पीक वैल्यू। अगर ये पीक वैल्यू है तो हम लोग क्या बोलेंगे, यस, जो करंट का इक्वेशन रहेगा दैट विल बी I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी, दैट इज 7.07 इंटू साइन ऑफ ओमेगा, ओमेगा क्या है, इट इज 2 पाई f, f के जगह पे मैं 50 डाल देता हूं, इंटू जो टाइम इंटरवल दिया आपको, कितना दिया हुआ है आपको ऐसा बोला हुआ है आफ्टर टाइम इंटरवल ऑफ 1/600 सेकेंड्स। अब ये थोड़ा सा है ना मैं चाहूंगा कि एक बार सब आप लोगों ने भी देख लेना है, व्हाट इज द करंट 1/600 सेकेंड आफ्टर इट वाज 0। यहाँ पे t का वैल्यू डाल देता हूं मैं, ठीक है। तो ये कितना आएगा, इज गोइंग टू बी 7.07 इंटू साइन ऑफ, ओके, 2 इंटू 50, 100 और 2 0 ये कैंसिल हो गए एक तरह से। आपके पास रहा π/6, π/6 यानी होता है 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है आपका, ओके, इट इज हाफ। तो मैं बोलूँगा 7.070, इसका हाफ क्या हो जाएगा, 70 का हाफ 35 है, 70 का हाफ 35 है, सो इट इज गोइंग टू बी 3.535 एम्पियर, ओके, ओके, आफ्टर टाइम इंटरवल ऑफ, ओके, 1/600 सेकेंड। ये क्लियर है, ओके। तो ये आप लोगों ने कॉपी कर लेना है क्वेश्चन एक बार। इसका आंसर यस, जो पीक वैल्यू है वो है 7.07 एम्पियर, और जो आपका करंट का जो वैल्यू है आफ्टर द गिवन टाइम इंटरवल इट इज 3.535, ओके। इसको आप कॉपी कर सकते हो। इसके बाद लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, या जो आपका क्वेश्चन था दैट वाज क्वेश्चन नंबर 12, ओके। इसको मैं इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 में क्या बोला हुआ है,
अ लाइट बल्ब इज रेटेड 100 वैट, ओके। और क्या बोला हुआ है, फॉर 220 वोल्ट एसी सप्लाई ऑफ 50 हर्ट्ज। अब ये जो 220 वोल्ट है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, दिस इज द वैल्यू ऑफ आरएमएस वोल्टेज, ओके। तो जो गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13। तो जो पावर है दैट इज गिवन एज 100 वैट, ओके। एंड हम लोग बोलते हैं कि जो 100 वैट फॉर 220 वोल्ट एसी, सॉरी, ERMS is given as 220 volt AC. Frequency is given as 50 hertz. Okay. Calculate a resistance of bulb, the RMS current through the bulb. Okay. Yes. तो आपको यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब निकालना है, ठीक है। और क्या निकालना है आपको, द RMS करंट थ्रू द बल्ब, ओके। तो सबसे पहले मैं ऐसा बोलूँगा कि जो आपका पावर है P, दैट इज इक्वल टू वॉट, ERMS इंटू IRMS, ओके, यस। और हम लोग बोलेंगे कि लाइट बल्ब इज रेटेड, लाइट बल्ब जो है ना, इट इज बेसिकली वॉट, इट इज प्योरली रेजिस्टिव, ओके। तो लाइट बल्ब आपका प्योरली रेजिस्टिव होता है। ऐसे इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो cos phi है उसका वैल्यू 1 होता है, ओके। क्योंकि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में EMF और करंट ये सेम फेज में रहते हैं। फाई का वैल्यू 0 होता है, शून्य होता है। cos phi क्या हो जाता है, इट इज 1। सो P इज नथिंग बट ERMS इंटू IRMS। तो 100 इज नथिंग बट ERMS, दैट इज 220 इंटू IRMS, ठीक है। आपका IRMS का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 100 अपॉन 220। इसको 20 से डिवाइड किया तो आपको मिलेगा इज गोइंग टू बी 5 एंड 20, 220 डिवाइडेड बाय 20, आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट, 11, ओके। तो ये आपका आ रहा है 5 अपॉन 11 एम्पियर, ओके। 5 अपॉन 11 एम्पियर, या फिर आप इसको डिवाइड करके देखो तो ये हो जाएगा 0.114 सा, ओके। रिमाइंडर कितना रहेगा, 6, 11 5 सा 55, अगेन रिमाइंडर 5 रहेगा, 4545, ये रिकरिंग सीरीज रहेगा। तो आपको चाहिए तो आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.4545 एम्पियर, बस इतना लिख दो, ठीक है। अच्छा, अभी आपको क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, ओके। यस, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, इसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज अ फॉर्मूला, IRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन द टोटल इम्पीडेंस। लेकिन टोटल इम्पीडेंस इज एक्चुअली इक्वल टू रेजिस्टेंस। मैं बोलूँगा डायरेक्टली फिर यहाँ पे R लिख देता हूँ, ओके। फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट Z इज इक्वल टू वॉट, R। तो चाहिए तो इसको पूरा ऐसे लिख दो, ERMS अपॉन R। Therefore R will be nothing but ERMS अपॉन IRMS, ओके, ओम्स लॉ। ERMS जो है आपका वो कितना है, इट इज 220। IRMS जो है, तो मैं आपको बोलूँगा IRMS का ये वैल्यू मत लो आप, ये फ्रैक्शन वाला वैल्यू लो, कितना है, 5 अपॉन 11, ओके। सो सबसे पहले इज गोइंग टू बी 5 4s are 20, ओके, अगेन 5 4s are 20, तो ये हो जाएगा 44, ओके। 44 इंटू इज गोइंग टू बी 11, बराबर, ये 11 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 44 10 are 440 प्लस 1 more 44, आंसर आएगा 484 ओम। ये आपका रेजिस्टेंस होने वाला है, ओके। यस, टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है, यस, इट इज गिवन एज 484 ओम। इसको क्या करना है, आप लोगों ने अच्छे से कॉपी कर लेना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 आई होप आपको समझ में आया है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, क्वेश्चन नंबर 14 15 जो है, ठीक है। यस, ये हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में लेंगे। अभी हमें क्या करना है कि 5 या 10 मिनट्स में ये लेक्चर को कंक्लूड करना है, ठीक है। यस, तो जो छोटे न्यूमेरिकल है, जो ईजी वाले, वो पहले सॉल्व कर लेते हैं। What we'll do is we'll try to solve question number 16 and question number, let us say question number 20, okay? Yes, तो ये दो न्यूमेरिकल सॉल्व करके आज का लेक्चर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप करेंगे, ओके। यस, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 16। जो भी मैंने स्किप की है वो मैं अगले लेक्चर में लेने वाला हूँ, तो उसका टेंशन आप लोगों ने नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 16 इज EMF E इज इक्वल टू वॉट, इट इज इक्वल टू 220 साइन ऑफ 100 pi t, okay.
इज अप्लाइड टू अ सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टेंस ऑफ 1 अपॉन पाई हेनरी। यानी आपको कैपिटल एल कितना दिया हुआ है, इट इज गिवन एज 1 अपॉन पाई हेनरी। ओके, आपको क्या बोला हुआ है, राइट एन इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द सर्किट, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ एसी गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट। ओके, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो सर्किट है, ओके, ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट है। प्योरली इंडक्टिव सर्किट होने के कारण हम लोग बोलेंगे कि इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट ईएमएफ लीड्स द करंट बाय पाई बाय 2 रेडियन। तो ईएमएफ अगर लीड कर रहा है तो करंट क्या करेगा, लैग करेगा। ओके, तो मैं ऐसा बोलूंगा सबसे पहले, ओके, व्हाट वील डू इज, जो ऊपर का इक्वेशन है उसको हम लोग कंपेयर करेंगे विथ E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। पहले वो कर लेते हैं। ओके, अब इससे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ई नॉट का वैल्यू कितना है, इट इज 220 वोल्ट। उसके बाद ओमेगा का जो वैल्यू है दैट इज व्हाट, इट इज 100 पाई। ओके, ये मिल गया अपने। हम लोग अभी एक्सेल का वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्सेल का जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी ओमेगा इंटू एल, दैट इज गोइंग टू बी, लेट अस से ओमेगा इज 100 पाई इंटू 1 अपॉन पाई। ओके, तो आपका एक्सेल कितना आएगा, एक्सेल इट इज गोइंग टू बी योर 100 ओम। ठीक है, अब ये सब एक बार वापस देख लेते हैं। आपको क्या बोला हुआ है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ ओके इज अप्लाइड टू अ सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टेंस। यानी यहां पे कुछ बाकी बोला हुआ नहीं है कि वहां पे रेजिस्टेंस है क्या या कैपेसिटर है क्या। तो हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस भी जीरो है और जो हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो भी क्या है, जीरो। यानी एक्सी का वैल्यू भी क्या है, जीरो। तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा जो आपका इंपीडेंस रहेगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, एक्सएल। यू कैन से दिस इज प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ये ध्यान में रखना है, यदि अगर ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो Z इज एक्चुअली इक्वल टू एक्सएल। इफ Z इज इक्वल टू एक्सएल तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, बहुत ही सिंपल है। ओके, आई विल से आई नॉट is nothing but equal to E naught upon Z, that is E naught upon XL, which is E naught का वैल्यू कितना है हमारा 220 upon XL का वैल्यू कितना है, it is 100। आपका आंसर आया 2.2 एम्पियर। ये आपको I naught का वैल्यू मिल गया। सेकेंडली हम लोग बोलते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट में ओके करंट लैग्स EMF बाय फेज डिफरेंस ऑफ ओके पाई बाय 2 रेडियन। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि जो आई का इक्वेशन आएगा दैट विल बी आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव, क्योंकि वो लैग करने वाला है। ये आपको आ रहा है समझ में। ओके, तो अगर वो लैग करेगा तो हम लोग बोलेंगे इट इज गोइंग टू बी आई नॉट ओके साइन ऑफ ओमेगा टी। अच्छा, आई नॉट का वैल्यू कितना मिला था हमें, इट वॉज 2.2। ओके, ओमेगा टी जो है तो ओमेगा टी इट इज 100 पाई टी। ओमेगा का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है ना यहाँ पे, यस, ओमेगा इज 100 पाई, तो ये आपका हो जाएगा 100 पाई टी। एंड प्योर इंडक्टिव सर्किट में वी नो दैट फाई का वैल्यू कितना होता है, इट इज पाई बाय 2 रेडियन। तो ये हुआ आपका आई का इक्वेशन। इसको क्या करना है, अच्छे से आप लोगों ने कॉपी कर लेना है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। यस, आई इज 2.2 साइन ऑफ 100 पाई टी माइनस पाई बाय 2, ये हमारा मैच हो रहा है। और क्या पूछा हुआ है आपको, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द एसी गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट। देखो, एसी गैल्वेनोमीटर या एसी एमीटर जो रहेगा वो हमेशा आपको आरएमएस वैल्यू बताता है। अब आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हो, तो एकदम सिंपल है, आई आर एम एस इज इक्वल टू वॉट, आई नॉट अपॉन √2। दैट इज आई नॉट का वैल्यू कितना है, इट इज 2.2 एंड 1 अपॉन √2 को मैं 0.707 डाल देता हूँ। ठीक है, यस। तो अभी इसको आप सॉल्व करो, 22 7 जा कितना आएगा, 22 7 जा इट इज 154, 15 कैरी, 22 0 जा 0, 5 1 कैरी, 22 7 जा 154, 154 प्लस 1 155। ओके, ठीक है, तो ये आपका कुछ आंसर आएगा 15554 विथ 3 डेसिमल्स। ओके, 3 नहीं 4 डेसिमल्स, ये 1 और ये 3, तो ये आपका हो जाएगा 1.554। यानी आपका IRMS जो रहने वाला है इट इज गोइंग टू बी 1.554 एम्पियर। इज दिस क्लियर? यस, ओके, आई होप ये क्लियर है आपको। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ 50 हर्ट्ज। ओके, अच्छा, ये क्वेश्चन करने के पहले वापस एक बार जो 16 क्वेश्चन में है उसका आंसर देख लेते हैं। उन्होंने दिया है
1.555 एम्पियर, हमारा जो है 1.5554। ओके, तो ये आप लोगों ने नोट कर लेना है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये हम लोगों ने स्किप क्यों किया क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, क्योंकि मैंने आपको बोला था लॉग कैलकुलेशंस जो है मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो आज मैं लॉग बुक एक्चुअली लाया नहीं हूँ, ओके, इसलिए जो बड़े सम्स है उसके लिए हमें लॉग बुक लगने वाला है, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। एनीवे क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं एंड विल स्टॉप, ओके, फॉर टुडे। क्वेश्चन नंबर 20 इज फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50 हर्ट्ज, ओके, alternating current to change its value from 0 to RMS value. Okay, yes. Question number 20. So आपको दिया हुआ है f is 50 hertz, तो आपका जो टाइम पीरियड रहेगा that is 1 upon f, that is 1 upon 50. Okay, I hope ये क्लियर है। okay, जो भी उसको सेकेंड्स में हम लोग लिख लेते हैं। और आपको क्या बोला हुआ है, okay, find the time required for an AC current to change its value फ्रॉम 0 टू RMS। तो हम लोग बोलेंगे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। I का वैल्यू क्या होना चाहिए, RMS वैल्यू में चेंज होना चाहिए, यानी I का वैल्यू हो जाना चाहिए आई नॉट अपॉन रूट टू। क्यों, तो I RMS क्या है, इट इज आई नॉट अपॉन रूट टू। ओके, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं I मस्ट बी इक्वल टू आई RMS विच इज एक्चुअली इक्वल टू वॉट, आई नॉट अपॉन रूट टू। तो वो हम लोगों ने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, दैट इज आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। आई नॉट कैंसिल हो गया, आपको क्या मिला, साइन ओमेगा टी क्या है, साइन ऑफ ओमेगा टी इज 1 अपॉन रूट टू। ओमेगा टी विल बी वॉट देन, ओमेगा टी विल बी 45 डिग्री। 45 डिग्री यानी कितना होता है, इट इज पाई अपॉन 4, बट ओमेगा इंटू टी, तो हम लोग बोलेंगे इट इज गोइंग टू बी 2 पाई एफ इंटू टी। ओके, एफ का वैल्यू कितना है, हम लोग बोलेंगे इट इज 50 इंटू स्मॉल टाइम इंटरवल टी विल बी इक्वल टू पाई बाय 4। यहाँ पे पाई कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, हम लोग बोलेंगे दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, ओके, जो आपका टी का वैल्यू आएगा ये आपका हो जाता है, दिस इज गोइंग टू बी ओके 2 इंटू 50 100 बराबर है, और 100 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 400 सेकेंड। ओके, यस, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। तो आपको जो दिया हुआ है आंसर, इट इज गिवन एज 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड। अब ये कैसे किया है, बहुत ही सिंपल है। ओके, हम लोगों का आंसर ऐसा आ रहा है, उन लोगों ने क्या किया है, 1 को 1000 लिख दिया अपॉन 400, और बैलेंस करने के लिए 10 टू द पावर -3 दे दिया। 1000 में से हम लोग बोलेंगे दिस इज गोइंग टू बी 2 0 कैंसिल हो गए, 10 अपॉन 4 क्या होता है, इट इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 ओके सेकेंड्स। तो हमारा आंसर इस तरह से भी आपने लिखा तो भी सही है, और टेक्स्ट बुक वाले फॉर्म में भी लिखा तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यस, एनीवे, सो क्वेश्चन नंबर 20 ये आज का लास्ट का क्वेश्चन था। ओके, यस, इसके बाद जो भी बचे हुए क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में कंप्लीट करके ये टॉपिक हम लोग कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। आज के लिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।